टॉपिक का जो नाम है, आज का जो टॉपिक हम करेंगे उसमें हम करेंगे दो थ्योरम्स, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, ठीक है। सो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। दो तरह की थ्योरम है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक हमारे पास बॉडी है जो ऐसे रोटेट कर रही है। सपोज करो ये ऐसे एक बॉडी है, वो इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रही है, और ये जो एक्सिस है इसको मैं कह रहा हूँ आई जेड। ठीक है, मान लो कि यही बॉडी ऐसे अगर रोटेट करेगी तो मैं इसको बोलूँगा ये वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रही है। ऐसे ही ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेगी, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे रोटेट करेगी। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये कहता है कि अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जेड एक्सिस में है, सो इस बॉडी का ये जो बॉडी है, ये जो पूरी बॉडी है, ये पूरी जो बॉडी है, ठीक है, ये जो बॉडी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जेड एक्सिस में है, ठीक, वो किसके इक्वल है? आई एक्स प्लस आई वाई के इक्वल है। किसके इक्वल है? आई एक्स प्लस आई वाई के इक्वल है। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जेड एक्सिस में होगा वो किसके इक्वल होगा? आई एक्स प्लस आई वाई के इक्वल होगा। ठीक है, आया समझ? यानी जेड एक्सिस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्स एक्सिस में है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो वाई एक्सिस में है, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। गेटिंग माय पॉइंट? इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अंडरस्टूड? इसी को हम कहते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, तो अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? ठीक है, इसको अप्लाई करना भी सिखाता हूँ। तो अभी बस आपको क्या करना है, कोई भी बॉडी है आपके पास, जैसे मान लो कि ये एक बॉडी है, ठीक, तो पहला आपको ये देखना है कि यहाँ पे जेड एक्सिस में जो इसका रोटेशन हो रहा है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एक इसका आप एक्स एक्सिस में देख लोगे, मान लो ये एक्स एक्सिस होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देख लोगे आई एक्स हो जाएगा। एक ऐसी वाई एक्सिस मान लो, अगर इसको ले लिया तो ये वाई एक्सिस हो गया, तो आप क्या लिख दोगे? आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो न्यूमेरिकल कैसे आएगा कि कोई एक चीज़ इसमें मिसिंग होगी जिसको कि आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? सो अब इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लानर बॉडी, ये आपकी प्लानर बॉडी हो गई, यानी एक प्लेन होना चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए इसमें। ठीक है, किसी एक्सिस अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये इसका प्लेन है, यानी ये अगर सरफेस इसका प्लेन है तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो वो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड इक्वल टू सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस। यानी अगर ये प्लेन है ना, देखो ये है ना, अगर मान लो अगर ये है जेड एक्सिस, तो देखो इसका 90 का एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस हो गया बच्चों। ठीक है, तो इसको भी अगर मैं देखूँ तो ये भी 90 का एंगल बना रहा है। ठीक है, सो परपेंडिकुलर होना जरूरी है। ठीक, सो परपेंडिकुलर एक्सिस कॉन्करेंट विद परपेंडिकुलर एक्सिस एंड लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, प्लेन ऑफ द बॉडी में लाई कर रहे हैं और सारे आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इसको ही हम कहते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अगर जेड एक्सिस की तरह जगह कोई एक्स और वाई होता है तो वो सीधा ही होना चाहिए। हाँ, सीधा ही होना चाहिए बेटा, सीधा होना बहुत जरूरी है। तो आपको परपेंडिकुलर एक्सिस या परपेंडिकुलर नाम से ही पता चल रहा है कि सारी चीज़ें जो है आपस में परपेंडिकुलर हैं। ओके, ठीक है सर। ठीक है, चलो। सो एग्जाम्पल 7.10 है, एनसीईआरटी का पेज 168। सपोज करो ये दिया हुआ आपको, ये एक आपके पास बॉडी है जो रोटेट कर रही है, इसमें ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब ये कैसा दिखाई देता है? ये सॉलिड डिस्क है। ठीक है, सॉलिड डिस्क है। ठीक, तो सॉलिड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप सेंटर से देखोगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखोगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टेबल मैंने पहले बताई हुई है, तो ये mr²/4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? mr²/4। ठीक, ये वाई एक्सिस का हो गया। ठीक है, तो ये टेबल में मैंने पहले बताया हुआ है। और इस एक्सिस के अलॉन्ग अगर मूवमेंट होती है
तो इसका जो मोमेंट, इसको हमने जेड माना हुआ है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी हमें मालूम है वो कितना है, mr²/2 है। ठीक, तो हमें बताना है वन ऑफ इट्स डायमीटर, तो ये भी तो डायमीटर है, तो आप ऐसे इक्वेशन लिख लोगे आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, आई जेड कितना हो जाएगा, mr²/2 आई एक्स निकालना है, और आई वाई कितना हो जाएगा, सो mr²/2 माइनस mr²/4 इक्वल टू आई एक्स। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2mr²/4 माइनस mr²/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 2mr² माइनस mr² आ जाएगा। तो इस तरीके से अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, तो ये आ जाएगा mr²/4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, mr²/4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। सो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में जो हमारी जो थ्योरम है उसमें हमारी ये स्टेटमेंट होती है कि आई जेड डैश, यानी कि अगर हम इस पूरी बॉडी को, ये जो पूरी बॉडी है जो मैंने ऐसे लिया, ये जो बॉडी है मेरी, इस बॉडी को अगर आई जेड डैश के अलॉन्ग में मूव करा रहा हूँ, ठीक है, तो आई जेड डैश इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, आई जेड यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक, प्लस मास ऑफ दिस बॉडी, बॉडी का जो मास है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज ए, तो ये क्या हो जाएगा, एम ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। सो आई जेड डैश इक्वल टू आई जेड प्लस एम ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई जेड डैश यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर पॉइंट के अलावा कहीं पे बॉडी अगर रोटेट कराई जा रही है तो उस रीजन को आई जेड डैश हम कहते हैं, और आई जेड हो जाएगा, जो आई जेड होगा वो जो हम सेंटर पे रोटेट कर रहे हैं, पूरी बॉडी का मास और ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरी बॉडी का मास, ठीक है, और ए क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, इसी को हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहते हैं, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई जेड डैश डायरेक्शन में है, और वो पॉइंट कौन सा होगा, यानी सेंटर पॉइंट से थोड़ा आगे होगा। अब जरूरी नहीं है कि ये सेंटर पॉइंट पे है तो इधर भी एजेस पे भी हो सकता है, ये पॉइंट आई जेड डैश जो है एजेस पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड डैश डायरेक्शन पे, एक हो जाएगा आई जेड पे, ठीक, और एक हो जाएगा मास पूरी बॉडी का, और ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का गैप। ठीक है, सो आई जेड डैश किसके इक्वल हो जाएगा, आई जेड प्लस एम ए के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। तो इसकी जो स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट आपको लिखने के लिए आएगी स्कूल के एग्जाम में, ये जरूर क्वेश्चन आएगा कि भाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होता है वो एक्सप्लेन करो, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है वो एक्सप्लेन करो। तो आपको एग्जैक्ट ये एनसीईआरटी वाली ही डेफिनेशन बिल्कुल एग्जैक्टली लिखनी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी about any axis is equal to the sum of momentum of inertia of the body about a parallel axis passing through its center। ठीक है, अब इसका मीनिंग भी समझाता हूँ कि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें निकालना है किसी भी एक्सिस पे, तो वो किसी भी एक्सिस पे, यानी कि जैसे मान लो कि मैंने आई जेड डैश ले रखा है, ठीक, सो वो ले लिया हमने आई जेड डैश, ठीक है, अबाउट अ पैरेलल एक्सिस। दूसरा जो होगा सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास यहाँ से। ठीक है, ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये इसके सेंटर पॉइंट से, यानी कि जहाँ पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है, ऑब्वियसली क्योंकि हम सिमेट्रिक चीज़ों का ही निकाल रहे हैं तो ये सेंटर पे ही होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा, यहीं सेंटर पर ही होगा। ठीक है, सो
passing to its center of mass and the product of its mass and the square of the distance between that. So ये मास हो गया पूरा, और ये मास पूरी बॉडी का मास हो गया, और ए क्या हो गया, इन दोनों पॉइंट में यानी आई जेड डैश पॉइंट में और आई जेड पॉइंट में जो डिस्टेंस है दैट इज योर ए. ओके, तो ये ए हो जाएगा साथ में. गॉट इट? ठीक है सर. तो ये थ्योरम आपको याद रखनी है. ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन पे आते हैं. सबसे पहला है एग्जाम्पल 7.1 एनसीईआरटी का है. तो कह रहा है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड. एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है. ये रॉड है, ठीक है, और रॉड का मास जो है वो m है. ठीक है, रॉड का मास कितना है, m है. लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ है l, यानी यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लेंथ है वो l है. ठीक है, मास कितना दे रखा है, रॉड का मास कितना दे रखा है, m दे रखा है. ठीक, और कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट थ्रू वन एंड, यानी एक एंड से. यहां से, ठीक है, इस एंड से निकालना है. तो अब देखो, अभी अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी है उसमें हमने क्या देखा है कि ये जो पॉइंट होगा ना ये आई जेड डैश कहलाएगा. ठीक है, इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास या इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो ये होगा. यहाँ से भी ये रोटेट करा सकते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, आई जेड हो जाएगा. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आई जेड हो जाएगा. ठीक, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, जो ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, l/2 के इक्वल हो जाएगा. रॉड का मास हमें दिया हुआ है, तो अब हम क्या लिख लेंगे, हम फॉर्मूला लिख लेंगे आई जेड डैश इक्वल टू आई जेड प्लस m l/2 का होल स्क्वायर. ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, आई जेड डैश इक्वल टू आई जेड प्लस m l/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा. ठीक है, आई जेड डैश इक्वल टू आई जेड प्लस m l/2 का होल स्क्वायर. ओके, सर पर समझ नहीं आया क्वेश्चन में. उन्होंने बोला कि परपेंडिकुलर टू इट थ्रू वन एंड. तो वन एंड का मतलब क्या होता है, वन एंड का मतलब ये होता है, वन एंड का मतलब क्या होता है, या तो ये होगा या तो ये होगा. तो इधर भी अगर एंड ले लोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा. तो वन एंड ले लिया ना मैंने, ये आई जेड डैश ले लिया वन एंड. ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तुम्हारा. कौन सा है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 7.1 है, पेज 167. ठीक है, पेज 167 है. ठीक, तो अब समझ में आया कि आई जेड डैश मैंने यहाँ पे क्यों लिए, वन एंड पे मैंने आई जेड डैश ले लिया. अब ये आई जेड की वैल्यू मैंने जब पहले पढ़ाया था तो बताया था कि कोई रॉड अगर सेंटर से मूव कराया जा रहा है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ml²/12, यानी कि आई जेड की वैल्यू टेबल से देख लोगी और यहाँ पे क्या पुट कर दोगी, यहाँ पे पुट कर दोगी ml²/12 प्लस ml/2 का होल स्क्वायर. ठीक है, ये हो जाएगा. सो आई जेड डैश हो गया ये आई इक्वल टू ml²/12 और क्या हो जाएगा ml²/2. ठीक है, सो आई जेड डैश किसके इक्वल हो जाएगा, ml²/12 प्लस ml²/2 के इक्वल हो जाएगा. ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, करो सॉल्व एक बार सब बच्चे. तो सब कुछ सॉल्व करने पे आ जाएगा ml²/3. अंडरस्टूड, क्या आ जाएगा ml²/3. ठीक है, सो
तो सर जैसे मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ा था तो मेरे दो उसमें आई थी चीजें कि जैसे आई जेड को हम कैसे बना सकते हैं, तो पैरेलल बना सकते हैं, और एक वो भी आता है कि परपेंडिकुलर भी, तो पैरेलल बनाएंगे इसमें मैंने क्या क्योंकि किया है, ये देखो मैंने तुम्हें क्या थ्योरम सिखाई है, मैंने सिखाई है कि जो एजेस पे जो मूवमेंट हो रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर पे है, पूरी बॉडी का मास और इन दोनों के बीच के जो मास है mr²। तो सबसे पहले ये रिंग है ना, तो यहाँ से हमने रोटेशन देखा इसका, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है mr²/2 है, वो लिख लिया हमने, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। पूरी बॉडी का मास m दे रखा है, r² ये हो जाएगा। सो आई जेड डैश कितना हो जाएगा, 3/2 mr² हो जाएगा। आई जेड डैश किसके इक्वल हो जाएगा, 3/2 mr² के इक्वल हो जाएगा। बस यही करना था केवल, ठीक है। तो ऐसे ही किया होगा तुमने, समझ में आया तुम्हें? हाँ सर। ठीक, तो इस तरीके से ये हमने इसका एप्लीकेशन सीख लिया। अब आते हैं एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज पे एक क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का जो बैक एक्सरसाइज है, बैक एक्सरसाइज में एग्जाम्पल 7.10 अनसॉल्व, इसको जरा ट्राई करो, देखो अप्लाई हो पा रहा है, जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। पेज 178। हाँ, ट्राई करो। सर हो गया। गुड। अनसॉल्व, तो इसमें जो डेटा हमको दिया हुआ है उस डेटा के हिसाब से हम इसमें थ्योरम लगाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें स्फेयर का बताना है, अबाउट अ टेंजेंट, ठीक है। अबाउट अ टेंजेंट, तो स्फेयर का टेंजेंट ये हो जाएगा, इसको डीसी ले लिया है मैंने, और डायमीटर के लॉन्ग जो है वो हमें दिया हुआ है 2/5 mr² डायमीटर के लॉन्ग। तो हम इसमें ये थ्योरम लगा देंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो ICD लिख लिया, IAB लिख लिया, इसको लिख लिया और सॉल्व कर दिया, तो ये आ जाएगा ऐसे ही। सेकंड वाले केस में क्या है कि सेकंड वाले केस में हमें डायमीटर, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क दिया हुआ है, तो डिस्क हमें दे रखा है, तो डिस्क में अगर हम एक्स के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो हमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो हम ऐसे एक लाइन खींच लेंगे वाई एक्सिस, IY बना लेंगे इसको हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग वाई एक्सिस, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग जेड एक्सिस जो यहाँ सेंटर से हो जाएगा। तो पहले हम आई जेड इक्वल टू IX + IY कर लेंगे mr²/4 + mr²/4, क्योंकि ये हमें पता है IY के यहाँ भी mr²/4 ही होता है, mr²/4 ही होता है अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई के लॉन्ग भी देखें तो। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये रिंग नहीं है, ये डिस्क है, ठीक है, सॉलिड डिस्क है, ओके। फिर हम इसमें जब हमें ये इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी, हमारी आई जेड की वैल्यू हमें मालूम चल जाएगी, तो फिर हम अलॉन्ग द एज आई जेड डैश की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पे ये वैल्यूज में हमने पुट कर दी, फिर हमारे आई जेड की वैल्यू भी आ जाएगी। इसको सिंपली भी कर सकते हैं कि जैसे अगर हमें यहाँ पे निकालना है, तो ये आई जेड की वैल्यू अगर हमें मालूम चल गई, तो सीधा हम यहाँ पे थ्योरम लगा के आई जेड डैश इक्वल टू आई जेड प्लस mr² से डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, तब भी आंसर सेम आएगा। लेकिन एनसीईआरटी में क्योंकि इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो हमें एनसीईआरटी के हिसाब से ही करना है इसको, ठीक है।